तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू रहता है, देखता है कि जो कन्फ्यूज़ करने वाला धुंध है वो फैल चुका था। इसलिए वो जाता है, सोचता है कि बोन ब्लेड वगैरह को बचाऊंगा। अब देखता है तो यहाँ पर कुछ और लोग दिखते हैं और वो बंजारे नहीं थे इसके हिसाब से, और पावरफुल लोग थे। उसमें से एक आधी तो सर्जेंट से भी ज़्यादा पावरफुल थे। अब आगे तो जो बंदा था बोन ब्लेड, वो बेहोश था, उसके पैर हाथ बंधे हुए थे और उसको किसी ने कंधे पर रखा था, जो कि एक मोटा तगड़ा आदमी था। और जो मोटा तगड़ा आदमी था ना, उससे थोड़ी दूरी पर एक थोड़ा सा कुबड़ा निकला हुआ आदमी था। बाल थोड़ा उसके ना ग्रेइश थे, चेहरे पर झोड़ियाँ वोड़ियाँ थी, लेकिन काफ़ी कोल्ड था। पावर लेवल बोल सकते हो कि कंडेंसेशन के 7th लेवल पे, क्योंकि बंजारों के कैंप में इतना तगड़ा आदमी ज़ू ने नहीं देखा। तो जिस बंदे ने ना बोन ब्लेड को पकड़ा था ना, वो अपने मालिक से, यानी वो कुबड़े वाले से बोलता है कि सरदार, धुंध काफ़ी बुरा होता जा रहा है, हम क्या करें अपने इस ट्रेजर का। बूढ़ा जो था कुबड़ा आदमी कहता है ये इसकी वजह से हो रहा है। मतलब बोन ब्लेड पर बात कर रहे थे लोग कि हमें ज़्यादा समय लग गया ढूंढने में कि ये कहाँ छिपा हुआ था। सभी को बुला लो और हम प्रतीक्षा करेंगे कब धुंध छटता है, फिर हम दूसरे बंदे को भी ढूंढ सकते हैं। तो ये लोग बात करते हैं, यार बिग बॉस क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी किसी को भी बेस कैंप के बंदों को उठा सकते, जब तक वो प्रतिबंधित क्षेत्र पे नहीं आएंगे तब तक हम थोड़ी उठा सकते। तो इनका अलग प्लान चल रहा था। जू कर जो था ना, इनको ध्यान से देख रहा था और समझ रहा था, और पूरा देख लेता कि टोटल 4 लोग हैं इस झुंड में। और देखता है ना कि ये लोग सोच, अब जो बेहोश बोन ब्लेड उसको छोड़कर निकलने वाले थे। जो तो इन मैटर में पड़ता भी नहीं, वो तो बोन ब्लेड ने इससे वो लिया था, एक बॉन्ड बोल लो या सहमति ली थी कि मतलब तुम इतने दिन बाद आओगे। तो बहुत तेजी से बढ़ता परली मैन की तरफ, जिसके साथ बोन ब्लेड भी था। स्पीड इसकी बहुत फास्ट थी, तो ओल्ड मैन बस इसे सेंस कर पाता है, मतलब जो सबसे पावरफुल था। बाकी किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन आ रहा है। ओल्ड मैन नाचता है, राइट हैंड आके बढ़ा और कुछ बर्फ के ब्लेड बना लेता और आके फेंक के मारता है, लेकिन ये स्लो था क्योंकि तब तक जू पहुंच चुका था उस मोटे आदमी के करीब। उसके आंखों में खतरनाक एक मृत्यु नाच था। सीधा अपना डैगर निकालता है और इस बर्ली मैन के थ्रोट पर एम करता है। हालांकि वो बंदा भी की कंडेंसेशन के 5th लेवल पे था, लेकिन उसे मौका बिल्कुल नहीं मिलता चीखने का भी, और चारों तरफ खून फैल जाता है। अब जू क्या करता है ना, इसे पकड़ के ना जंगल की तरफ घसीट देता है और बोन ब्लेड को थोड़ा दूर फेंक देता है, क्योंकि बोन ब्लेड इसके ऊपर था तो झाड़ियों में फेंक देता है। अब बाकी जो 3 दुश्मन थे उस पर फोकस करता है जू अपना। इसमें से एक जो आदमी जो मास्क लगा के कहता है ये वो किड है, क्योंकि ये जू किंग जो था ना, वो किड के नाम से फेमस था, द किड। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है चुप हो जाओ। तुरंत ही वाला आदमी शांत हो जाता है। जो ध्यान से देखता है इन तीनों की तरफ, क्योंकि धुंध था तो वो भी उसे देख तो पा नहीं रहते। लेकिन इस दौरान भी वो बूढ़ा आदमी कहता है देखो बच्चे, तुमसे लेना देना नहीं है उससे, यहाँ से निकल जाओ और ऐसा समझो कि तुमने कुछ नहीं देखा। जू अपना कुछ कहता नहीं, बोन ब्लेड जाग चुका था और वो भी उस बूढ़े आदमी का शब्दों को सुनता है। थोड़ा सा नर्वस आ जाता है, उसे लगता है शायद जू अब नहीं बचाएगा, और ये चिल्लाता भी है कि उसकी बात मत सुनो, ये कैंप ओनर के कहने पर ही काम करता। इसलिए बंजारे हर साल हमारे कुछ गायब होते, जैसे कि वो कारवां वाले ले जाते हैं और एक जिंदा खजाना बना लेते हैं। यही हमारे कैंप ओनर का सबसे बड़ा रहस्य है। इधर बूढ़ा आदमी फिर से कहता है बच्चे यानी द किड, ये तुम्हारे आखिरी मौका है। जू इस समय इग्नोर मारता कि यार ये क्यों इन मैटर्स में पड़े, ये भी एक बार को सोचता है। लेकिन फिर भी वही था कि इंश्योरेंस लिया उस बंदे ने, तो ये बोलता है इस बंदे ने मेरे से इंश्योरेंस लिया। ओल्ड मैन हंसता है, वो एक दोनों हाथ ऐसा आगे करता है, उसमें से एक रेड लाइट निकलती है उसके पैर के नीचे, और फिर कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर अनुभव की कमी है, तुमने मुझे अच्छा खासा समय दे दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो एक बाउंडर सा बना देता हो रहा, जो कि ये जू की तरफ फेंकता है। इसमें बहुत सारे ब्लडी कलर के आइस प्लेट्स थे और बाकी भी इसके दोनों साथी तैयार थे। जू की साइड पड़ते बोन ब्लेड घबरा जाता है, लेकिन जू एकदम शांत था और कहता है वैसे मुझे आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए। और जैसे ये बोलता है ना, 2 बंदे जो आगे बढ़ रहे थे वो रुक जाते अपनी जगह पर। उनका चेहरा लाल होने लगता है, आंखों से ना ब्लैक ब्लड आने लगता है, आँख कान मुंह हर जगह से, क्योंकि दोनों को जहर से ग्रसित कर दिया गया था। सांस भी नहीं ले पा रहे, खून के उल्टी करने लगते और चीखे मारने लगते और फाइनली मर जाते हैं। बोन ब्लेड भी हैरान था। उधर वो बूढ़ा आदमी कि तुम, वो अपने आइस ब्लेड को और बड़ा कर लेता, उसके हाथ भी कांप रहे, तो अटैक मारता भी तो जू अपना उसे काउंटर मतलब साइड हट के खुद को बचा लेता, और ओल्ड मैन भागने लगता है। जू कुछ करता नहीं उस तरह, बस गिनते गिनता है 1 2 3, और जैसे 3 गिनता है ओल्ड मैन खून की उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर के जो अंग होते हैं वो सड़ने शुरू हो चुके थे। चेहरा पीला हो चुका था, लेकिन उसके पास कुछ एनर्जी अभी भी थी, तो भागने को देखता है। अब जू आगे बढ़ता है, एक अटैक मारता है, मतलब एक मुक्का मारता है जिसमें गॉबलिन का पावर, और एक मुक्का ना फिर इतना तगड़ा था इसका ये बेसिकली कि ओल्ड मैन गिर जाता है, मर भी जाता है। क्योंकि देखो अपना जो मतलब गॉबलिन बोल रहा हूँ मैं, अपना जो ये लौंडा है जू, इसने 7 प्रकार के जहर के पाउडर को मिला करके बनाया था ये, जो कि मतलब अच्छा खास जहरीला, कुछ समय में ही आपको मार देता, कुछ पल में ही। अब जू क्या करता है ना, सभी के जो सैचेट्स वगैरह रहते हैं जिसमें वो सामान मन रखते हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता है और सबकी बॉडी को पहले गला देता है। गलाने वाला भी भाई के पास पाउडर था। उसके बाद ये वापस आता है बोन ब्लेड की तरफ। बोन ब्लेड की फटी पड़ी, क्योंकि इसके हिसाब से जू से खतरनाक फिलहाल कोई बंदा नहीं है। इस दौरान वो भी एक्चुअली में मतलब
जहर से ग्रसित हो चुका था जू के। तो वो बोलता है फेलो किड, मुझे भी जहर लग गया। तो जू बताता है प्यार से, देखो पूरा जो इधर का एरिया है ना, हवा जहाँ तक फैल रही है वहां तक मेरा जहर है। पूछता है मुझे वो जहर काटने वाली दवा चाहिए। जू बोलता है उसका कोई वैसा इलाज नहीं है। इधर जो धुंध था और फैलते जा रहा। और फिर जू बोलता है मैं तुम्हें बचाने आया क्योंकि तुमने मेरा इंश्योरेंस लिया, तुम मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये बंदा बोलता है नहीं ये मेरी गलती थी, और बोलता है मुझे बचा लो, मैं हरा हो रहा हूँ। अब जू फाइनली से एक पाउडर दे देता है और बोन ब्लेड तुरंत इसे निकल जाता है। अब हरा रंग जो बॉडी में फैल रहा था वो तो रुक जाता है, लेकिन उसका चेहरा फुलने लगता है। वो पूछता तुमने मुझे क्या दिया है। जू बोलता है ये भी एक जहर ही था। चीखें मारने लगता जहर। जब तक ये ज्यादा बोलता बेहोश हो जाता है। इधर धुंध और ज्यादा इनके आगे तक पूरा फैल जाता है। 4 घंटे के बाद जंगल से जैसे आप निकल रहे हो तो क्रॉस रोड आता है। क्रॉस रोड मतलब कि एक रास्ता दायां जा रहा है एक बायां जा रहा है वैसा। उस दौरान बोन ब्लेड की आंखें खुलती, बॉडी में थोड़ी वो ऐठन हो रही है, बोलते हैं ना थोड़ा दर्द कर रहा। देखता है इसकी नींद जब खुलती तो आसपास तो कोई खतरा नहीं है, जू भी नहीं था तो ये चैन की सांस लेता। चेहरे को टच करता है तो चेहरा भी नहीं फूल रहा, उसके बॉडी में जहर भी नहीं था तो काफी खुश होता है। लेकिन आगे में ना एक बांस पे लिखा हुआ कुछ तो था, मतलब बाम्बू स्लिप पे, कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है। इसे समझ में आता है कि मैंने ये जो ट्रिक खेलने की कोशिश की थी ये इसकी वजह से वो बंदा और नाराज हो गया। मतलब जू, क्योंकि देखो इसने बोला था कुछ शब्द जिसकी वजह से उन लोगों ने सुन लिया था और जू किंग को ट्रैक कर लिया था। अब यहाँ से देखो 2 रास्ते थे। एक तो था कि बेस कैंप जाता था इनके, दूसरा जो था वो लाफिंग पाइन्स करके एक शहर था उधर जाता था। लेकिन अगर वो उधर गया तो जो अपने कैंप ओनर हैं वो गोल्डन वजरा वॉरियर सेक्ट के हैं, और वही लोग उस सिटी को भी कंट्रोल करते हैं जो दूसरी तरफ जा रहा है। उधर भी जाएगा तो मारा जाएगा। ये सोच रहा था क्या करूँ, ज़्यादा अच्छा होगा कि कैंप चला जाऊँ और सबको बता दूंगा कि जो भी वहाँ पर हुआ उस किड ने किया है। मतलब कैंप ओनर को बता दूंगा, क्योंकि कैंप ओनर को तो पता ही है, उन्होंने ही बंदे भेजे थे अंदर में यहाँ पर बाकी लोगों को पकड़ने के लिए। उनको एक ट्रेजर बना करके ये लोग भेज देते। तो पूरा इल्ज़ाम ये सोच रहा था कि अब जू पे डाल देता हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से इस दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे ये वो रास्ता लेता है जो कि बेस कैंप की तरफ जाता था, तभी एक लाइट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पलक झपकते इसके खोपड़ी को उड़ा दी जाती है। तुरंत ये मर जाता है। जू था बेसिकली जिसने अपने सरिया से इसको आर पार कर दिया था, क्योंकि इसको देखा इन्वॉल्व नहीं होना था कैंप ओनर के मैटर में, और ये इंसानी फितरत जानता था, इसलिए ये वेट कर रहा था। इसको भी पाउडर वाउडर डाल के गला देता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। और इसका अपना जहाँ भी लेबोरेटरी का लोकेशन था वहाँ पे बैठ जाता है, और भाई ने जो भी इसको फॉर्मूलाज बताए थे उसका मतलब अध्ययन करता है कैसे ये वाइट बोलस बना सकता। तो उन्होंने बताया था ना कि 3रे दिन, 7वें दिन, 11वें दिन ऐसा करके, तो ये वही सोच रहा था उस दिन क्या फॉर्मूले थे। इसे याद भी था, लेकिन वो पौधे नहीं थे उसके पास जिससे कि पूरी तरह से वो पिल बनाए जा सके। कुछ पौधे नहीं मिल रहे थे तो उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, मतलब कि उनके जैसे ही गुणों वाले पौधे को, ताकि बनाया जा सके। ये इसको भी नहीं पता था काम करेगा नहीं करेगा। अब यहाँ पर ना भेड़िए की आवाज़ आ रही पहले से भी ज़्यादा क्लियर, और देखता है कि इसके पास 5 अलग अलग प्रकार के पौधे, मतलब औषधि मेडिकल गुण वाले पौधे नहीं थे। और फिर ये टेक्निक यूज़ कर रहा था ये नियांग वाली, उसी के थ्रू बनाया जाता है। और ट्राई करता है ना तो ब्लैकिश कलर का लिक्विड बना रहा था, वाइट कलर की मतलब और बनती ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब इसको ये सैचुरेट करते रहता है, अपना संतृप्त करते रहता है, तो वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। धीरे धीरे एक पिल के जैसा बन जाता है, मतलब गोल गोल जैसा बनाना है। नाक के पास लाके सूंघता है, और उसमें ही ऐसा रहा था ना कि ये खा नहीं सकता था, ये समझ जाता। बाहर फिर से निकलता तो भेड़िए की आवाज आ रही थी, उसका मेडिसिनल गार्डन। और फाइनली जाके देखता है ना तो वहां पर एक मतलब कि पिंजड़े में ये बेसिकली बनता। बेसिकली जब जू एक बार जंगल वंगल में गया था तो ये भेड़िया इस पर अटैक कर रहा था, इसने उसे पकड़ लिया। इसको एक टेस्ट सब्जेक्ट बना लूंगा, जू सोचता है इसको ही खिलाता। और भेड़िया को भी उसमें ला चुकी थी पिल के, तो वो दूर भाग रहा। भेड़िए को एक गर्दन से पकड़ता है और जबरदस्ती इसको खिला देता है। भेड़िए के अंदर से ना वो ब्लैक स्मोक जैसा बनने लगता है और ये खून की उल्टी करने लगता, और खोपड़ी के ऊपर भी ना ऐसा जैसे कैंसर जैसा नहीं होता, कुछ एक ऐसा बॉल जैसा बनने लगता है और फूट जाता है। भेड़िए की सांस कमजोर होने लगती है। इस दौरान जू उसको कुछ खिलाता है, फिर यहाँ से निकलने लगता है कि यार ये काम नहीं किया पहले। बेसिकली ये करप्शन को और बढ़ा दे रहा है। शायद मैंने ऐसा चीज नहीं ऐड किया जो कि स्टेबलाइज कर दे इसको। ये कुछ तो ऑगमेंटेशन एजेंट बोल रहा था, तो कुछ सांप का जहर वगैरह यूज करो क्या। अब 3 अलग अलग प्रकार के इसके पास जहर थे, सांप के भी शायद जो भी थे, मतलब तो ये उन्हें यूज करता है। अब देखो मैं इसके एक्सपेरिमेंट चाहते नहीं बताऊंगा, तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहता। 6 दिन निकल जाते और बीच बीच में वो जाके भेड़ियों को खिलाता था बना के, लेकिन काम अभी तक कुछ किया नहीं। अच्छे खासे पौधे भाई ये यूज कर चुका। उसके बगीचे में जितने भी पौधे लगाए थे वो खत्म होते जा रहे थे। अलग अलग 10 अलग अलग वर्जन्स बना चुका था ये वाइट बोलस लिक्विड। और फाइनली एक एक्सपेरिमेंट के दौरान भेड़िए को जब ये खिलाता है आखिरी पिल अपना, तो भेड़िया ही फूट जाता है, खून में पूरा बदल जाता है। और जू किंग का जो साया था ना वो जो करप्शन था उसे एब्जॉर्ब कर जाता है। जू थोड़ा निराश होता है कि यार वाइट बोलस ये बना नहीं पा रहा है, लेकिन अब ये सीख तो रहा था मिक्सिंग पौधों का कितना कैसे मिलाना है जो भी है, क्योंकि आपको पता भी है अगर थियोरेटिकली, और आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। इधर अब लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, इधर इसका फ्लक्चुएशन भी ना 6th लेवल के काफ़ी करीब जा रहा था।
मतलब सी एंड जो माउंटेन इनकांटेशन टेक्निक है जो मास्टर कर रहा है। सीधा बोलो तो देखो अभी तक जितना अभी ये कल्टीवेशन कर रहा है इसका फिजिकल बॉडी का ही हो रहा है, ये याद रखना। अब ये पौधों दो औषधियों को बनाने को छोड़ के कल्टीवेशन पे फोकस करता है। अब बॉडी में इसके काफ़ी परिवर्तन आते हैं और ब्रेक थ्रू के करीब ये बढ़ते जाता है। और इसके पीछे में जो गॉबलिन बनता था ना, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी एक्सपेंड होती है, एक उसका साया बनता था, उसके ऊपर अब एक सींग भी आ चुका था। पहले एक पैर आते थे, अब दोनों पैर आ चुके थे। बेसिकली अब गॉबलिन नहीं रह गया था, ये हॉब गॉबलिन बन गया था, मतलब गॉबलिन से भी ज्यादा पावरफुल। और उसकी एक गर्जना सुनाई देती है। जैसे ही ये उस लेवल पे पहुंचता है, हॉब गॉबलिन फाइनली गायब हो जाता है और यह फाइनली 6 लेवल पे सी एंड माउंटेन इनकांटेशन के पहुंच चुका था। देखो कहा जाता है ना कि जो गॉबलिन्स हैं वो पहाड़ों को हिला सकते हैं और जो हॉब गॉबलिन है ना वो समुद्र को पार कर सकते हैं। पावर ऐसा बताया जाता है नॉर्मली, लेकिन ऐसा होता नहीं कि अगर आप सी एंड माउंटेन इनकांटेशन के 6 लेवल पे पहुंचो तो हॉब गॉबलिन बना तो उतनी लेवल की पावर आ जाए। ये शायद 8वें या 9वें लेवल पे जाके होता है फिजिकल पावर में भी। और जब इसका 7वें लेवल पे जाएगा सी एंड माउंटेन इनकांटेशन तो शायद हॉब गॉबलिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ज़्यादातर बॉडी कल्टिवेटर्स के लिए हॉब गॉबलिन आखिरी होता है, मतलब उसके ऊपर नहीं जा पाते, लेकिन ज़ूकिंग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। अच्छा तो ऐसा है कि देखो हॉब गॉबलिन 10वें लेवल तक जाके प्रकट होता है और इसका तो 7वें लेवल में ही हॉब गॉबलिन भी एकदम फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जू अपने कल्टीवेशन से काफ़ी खुश था और इस बार अपने पावर स्पीड वगैरह को ये टेस्ट नहीं करता, इसको मालूम था पहले से वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, फील कर पा रहा था। अब इसका ये था कि अगर बेस कैंप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से बैटल करे तो क्या कर पाएगा, जिनके पास वो मैजिकल टेक्निक्स होती हैं। रात का समय ये अपने शैडो यानी परछाई की तरफ थी। अब परछाई, अब इसका ब्रेक थ्रू हुआ तो परछाई पे भी फर्क पड़ा था, मतलब परछाई भी अब और ज़्यादा ब्लैक ऑरा को एब्जॉर्ब कर सकता था। देखो ब्लैक ऑरा मतलब करप्शन वाली ऑरा को। जो ध्यान से देख रहा था अपने परछाई को, क्योंकि परछाई आप देखोगे कैसे, जमीन पे तरफ देखोगे तभी देख ही रहा था। धीरे धीरे सूर्योदय का समय होता है तो परछाई में हल्की सी हरकत होती है। जिस समय का शायद ये प्रतीक्षा कर रहा था वो आ चुका था और ये उसको मानो हल्का हल्का कंट्रोल कर पा रहा था। जो परछाई थी ना, जहाँ अंधेरा था कमरे में उस तरफ पड़ती है और अंधेरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, मानो है ही नहीं। लेकिन परछाई के साथ ये अपना कनेक्शन तो फील कर ही पा रहा था। अब परछाई के हाथ को यूज करता है ना एक पौधा को पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो टच करता है तो उसके अंदर करप्शन और बढ़ने लगता है। पौधा ही हरा काला होने लगता है, लेकिन ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो ये छोड़ देता है। आंखें लाल हो चुकी, सर भी थोड़ा दर्द कर रहा था। तुरंत ही आंखें बंद करता है, अपने मन को शांत करता है। इस दौरान 2 घंटे बीतने के बाद ये आंखें खोलता है, सर दर्द भी खत्म हो चुका। ये बोलता है यार अभी भी मैं अपनी परछाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये जानता था धीरे धीरे मैं इसको कंट्रोल कर ही लूंगा। फिर ये इसका सबसे बड़ा बोलते हैं ना जो तुरूप का इक्का ब्रह्मास्त्र बन सकता है, क्योंकि इससे ये अटैक करेगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ये पौधे को देखता है कि देखो पौधे के अंदर करप्शन आ चुका था। क्यों? क्योंकि उस साये ने छुआ मतलब परछाई ने इसके। और जब वो गॉड ऑफ आई प्रकट हुआ था, आई ऑफ द गॉड, जिसके वजह से पूरा ये दुनिया करप्ट हो गया था, कुछ वैसा ही इसका असर है। तो अपने परछाई के साथ फिर से एक्सपेरिमेंट करता है। 4 घंटे और बीत जाते हैं कि इसका परछाई खुद से करप्शन नहीं फेंक सकता है। वो कर सकता अगर कोई तो ज़ूकिंग कर सकता, मतलब ज़ूकिंग के अंदर कंट्रोलिंग पावर है, किसी को भी अचानक से मार सकता है उसके अंदर करप्शन फैला करके अपने परछाई के थ्रू। फाइनली ये चीज़ें ये सब छोड़ देता और देखता यार बहुत सारे पौधे ये यूज़ कर चुका था, जो भी काले टाइप के पिल्स बनाया था, इसे ये ब्लैक बोलोसिस नाम दे देता है। अब इसका यही था कि यार पौधे वौधे इकट्ठा करने पड़े, इसे एक और भेड़िया पकड़ना पड़ेगा, वो ब्लैक स्केल वाला। टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेहतर थे वो जो प्रतिबंधित क्षेत्र में वो मंदिर था, ये उसी तरफ फिर से जाता है और उसके भी आगे भी जाता है। इधर ये जंगल में प्रवेश करता है, उधर कुछ और लोग ना प्रवेश कर रहे थे और 100 के ग्रुप में थे, आदमी पुरुष, कुछ बॉडीगार्ड वगैरह भी। और ये कुछ खास लोग जो 5 या 6 लोग थे ना, ये ज़्यादा पावरफुल। और इनके ग्रुप में ना कोई ऐसा कोई डर नहीं रहता, ये हंसी मजाक कर रहे थे। और इनको गाइड कौन कर रहा था? ऑलस्टोनी भी जो थे ना, ये बंजा रहे थे, अगर आपको पता होगा तो। ये भी अपना कुछ इंश्योरेंस का पैसा देते थे अपने लॉन्डे को। ऑलस्टोनी देख रहे थे यंग मैन और वुमेन की तरफ, वो समझाना चाहते थे इन दोनों को कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन उन्हें पता था ये आजकल के बच्चे कहाँ सुनेंगे। इनके मन में यही था कि सभी चीज़ें स्मूथ चले जाएं, फिर ये इस मिशन के बाद रिटायर हो जाएंगे यानी ऑलस्टोनी, और फिर वो प्रतिबंधित क्षेत्र कभी नहीं आएंगे। तो एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। इस ग्रुप में कोई लेडी थी जो कि एक यंग मैन से बात कर रही थी, ब्लू कलर का जर्किन पहना, लेकिन ये जो वुमेन थी ना, कुछ पाउडर था इसके पास, औषधि पाउडर था, उसको छींट भी रही थी। पाउडर कुछ ऐसा था जो कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता। अब इस चीज़ को जू नोटिस करता कि वो भी आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हवा के झोंका के साथ पाउडर फैलता भी है। तो देखता ना कि ये जो म्यूटेंट बीस्ट है ना, ये पहले से कम क्यों नजर आ रहा है आज। जैसे एक इसे वो भी मिलता है जिसे हम छिपकली टाइप बोलते हैं, जो कि 6 या 7th लेवल पे था, की कंडेंसेशन की। नॉर्मली अटैक कर देते हैं, लेकिन आज नहीं किया था, मानो ये जू से डर रहा था। अब जू ने अपना कुछ जो मेडिसिनल पौधे चाहिए थे वो तो इसे मिल चुके थे, तो वो निकलने ही वाला था। तब ये आगे से ना एक खतरनाक और फील करता है और सामने बहुत सारे जेलीफिश वगैरह को देखा, जिनमें से 6 तो काफी बड़े बड़े थे। उनके आसपास 100 और जेलीफिश थे जो कि मंदिर के क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे, मानो उस तरफ से कोई चीज था जो कि उन्हें आकर्षित कर रहा था। और इनका भी नजर जू पे पड़ता है। इनमें से एक जो जेलीफिश थी ना,
उसके आंखों के आसपास से बहुत सारे रेशे दिख रहे थे, जिसे हम टेंटेकल्स बोलते हैं, मतलब बहुत सारे आंखें होती हैं इनके भी, तो खुली हुई थी। जू भी थोड़ा सीरियस होता है, इसकी बॉडी वाइब्रेट करती है और इसके पीछे हॉबगॉब्लिन की साया प्रकट हो जाती है। गॉब्लिन एक दहाड़ मारता है, क्योंकि जू अब पहले जैसा नहीं है। जब एक बार ये की कंडेंसेशन के 3rd लेवल में था तो इसकी फट गई थी। जब इसने जेलीफिश को देखा था तो भागने लगा था, लेकिन अब जब जेलीफिश भी हॉबगॉब्लिन को देखती है तो वो भी चौंक जाती है, क्योंकि हॉबगॉब्लिन का पावर अलग लेवल पे होता है। तो ये इस पर अब फोकस नहीं करती है। जू अपना एक चैन के सांस लेता है, सोचता है ये सब मंदिर क्षेत्र की तरफ क्यों जा रही है, या कहीं और जा रही है। अगर कहीं और जा रही है तो बेहतर है, नहीं तो अगर मंदिर क्षेत्र जाएंगी तो फिर इसको घूम के जाना पड़ेगा। नहीं तो देखो कैसा रहता है, मंदिर क्षेत्र को पार करो और आगे निकल जाओ। इधर 2 घंटे और बीत जाते हैं और जू जो था अपना मंदिर क्षेत्र के करीब आ चुका था फिर से। इसको याद रखना, देखो मंदिर क्षेत्र के आगे में अगर आप और जाते हो तो और ज़्यादा घना जंगल है, जिधर आजकल जू किंग जाता है। नहीं तो पहले ये मंदिर क्षेत्र के आसपास से ही निकल जाता था। लेकिन अब जू जब यहाँ पहुंचता तो देखता है जेलीफिश इधर ही आए हुए थे, पूरे कुछ लोगों से बैटल कर रहे थे। इधर ओल्ड स्टोनी को दिखाया जाता है जो कि डरे हुए थे, क्योंकि इनके आसपास लाशें बिछ चुकी थी। बहुत सारे जो सर्वेंट बॉडीगार्ड थे ना वो मारे जा चुके। जो यंग मैन और वुमेन का ग्रुप आया हुआ था उनके जो बॉडीगार्ड्स वगैरह थे, ये तो पहले लोग काफी रिलैक्स थे, लेकिन अब इनके चेहरे पर टेंशन को देखा जा सकता था। ओल्ड स्टोनी को समझ में रहती है सब क्या चल रहा है, और ये बूढ़े हो चुके हैं, बाकियों की तरह तेज तेज तो मूव भी नहीं कर सकते। इधर इनमें से एक जेलीफिश इनकी तरफ पड़ती और ये तेज थे भी नहीं, और ये जेलीफिश इनके बॉडी के आर पार निकल जाती और उसके बाद यंग मैन और वुमेन पे भी अटैक करने लगती है। ओल्ड स्टोनी कुछ कहना चाहते थे और कहते हैं शायद मुझे शहर का परमिट अब नहीं मिल पाएगा, और ये आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब ये मर चुके थे। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं। और कल से, क्योंकि देखो यार मैं प्रोजेक्ट में सही में बहुत बिजी था, टाइम नहीं मिल रहा था, डिप्लॉयमेंट का इशू था या जो भी बोल लो, तो कल से मैं कोशिश करूँगा कि अब सुबह ही वीडियो आ जाए 20 मिनट के आसपास की। तो मैं आपका साथी अनिल का मिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।